नमस्कार आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पब्लिक व्यू के स्टूडियो में मीडिया वॉइस से अल्फराज शेख ने और हमने दूर दूर जाकर विधानसभाएं कवर की हैं और जाना है करीब से। तो एग्ज़िट पोल जो है आने शुरू हो गए हैं। कल को इस टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कौन काबिज है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यह लगभग पता चलने वाला होगा। हम इनसे बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि एग्ज़िट पोल इस बार किस तरह के हैं, किसकी सरकार बनती हुई जो है वो दिख रही है, कौन सी पार्टी जो है बाजी मार सकती है कि गठबंधन की सरकार बनेगी या पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। स्वागत है अल्फराज शेख आपका। शुक्रिया फैज़ान साहब। मैं अल्फराज साहब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एग्ज़िट पोल जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, क्या उसके हिसाब से आप इत्तेफाक रखते हैं कि 300 के पार जाएगी भाजपा और एक बार फिर से भाजपा की सरकार आती नज़र आ रही है, वहीं एक बार फिर से फेल होती नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी, या कहें अखिलेश यादव एक बार तीसरी बार फिर से फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एग्ज़िट पोल के आपने जिक्र किया, एग्ज़िट पोल बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लेकिन हम एग्ज़िट पोल को लेकर पिछले एग्ज़िट पोल की बात करें, चाहे वो बंगाल के हों या बिहार के हों या उससे पहले दिल्ली के हों, तो कहीं ना कहीं एग्ज़िट पोल 100% एकदम सही नहीं रहते हैं। और इस बार के हम एग्ज़िट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, लोगों की राय जानी है, तो हमें नहीं लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ किसी की भी सरकार आ रही है। ना ही समाजवादी की पार्टी की सरकार, ना ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ किसी की सरकार आती नज़र नहीं आ रही है। चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो, अवध की सीटें हो, हमने काफ़ी बारीकी के साथ सर्वे किया, लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का क्या मूड है। क्या 5 साल भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश है, या समाजवादी पार्टी जो बुराइयां गिना रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोज़गारी को लेकर हो, जो छात्र हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो मुद्दे हो, किसान का मुद्दा हो, उन सारी चीज़ों को हमने बारीकी से नोटिस किया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ रही है। रही एग्ज़िट पोल की बात, तो एग्ज़िट पोल जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं तो पूर्ण बहुमत के साथ तो नहीं आ सकती है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी को इतने निचले स्तर पर दिखाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। समाजवादी पिछली बार के मुकाबले 47 सीटों से ज़्यादा अच्छी सीटें लेकर आएगी 2022 में फैज़ान। अच्छा, वहीं बीएसपी को बिल्कुल ही 3 से 9 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। 19 सीटों से जो अब एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं 3 से 9 सीटें जो है बीएसपी ला सकती है। क्या इस बार भी बीएसपी का परफॉर्मेंस वही डल रहेगा? अगर रहेगा तो उसकी वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह क्या ये मानते हैं कि मायावती जो है वो एक्टिव नहीं रहती है, बिल्कुल ट्विटर पे मुद्दों पर आगे नहीं आती हैं, खास करके दलितों के मुद्दों पर भी आप इतना खुल के नहीं बोलती। जो उनके उम्मीदवार होते हैं वो खुल के नहीं बोल पाते, एक तरह से बंधे हुए से रहते हैं। और जहाँ तक उन पे आरोप लगते आए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता आया है और ये लगता आया है कि टिकट के लिए पैसे कलेक्ट करती हैं मायावती बीएसपी की, तो क्या ये वजह रही है कि बीएसपी का पतन होता जा रहा है? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक सर्वे दिया था, जनता को बताया था किस तरीके से 2017 में बीएसपी की बात करें और 2022 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम चेहरों को वोट काटे हैं, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें बीएसपी को देखने को मिल रहा है। बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं 2022 में, वो ज़्यादातर मुस्लिम को भी उन्होंने टिकट दिए हैं। वो बात एक अलग है कि लोग कहते हैं कि पैसों में टिकट देती हैं, और जिस तरीके से कॉलिंग वायरल हुई है इलेक्शन के टाइम में बीएसपी के लोगों की, तो हम ये कह सकते हैं कि बीएसपी की सीटें इस बार बढ़ेंगी। और जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले बताया कि अगर बीएसपी 50 सीटों से ज़्यादा सीटें लेकर आती है तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, अगर बीएसपी 50 सीटों से कम लेकर आती है या 25 या 10 सीटें लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हम सरकार बनते देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे में दिखाया जा रहा है कि 5 से 10 सीटें बीएसपी की आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को नकार सकते हैं कि कहीं ना कहीं मजबूत हुई है बीएसपी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका परफॉर्मेंस अब कैसे भी इस बार भी इसी तरह का रहने वाला है? लो 7 से भी कम हो जाएंगे अब कैसे सीटें? क्या देखिए, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वर्चस्व जिस तरीके से प्रियंका गांधी लेकर आई हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्कूटी और तमाम तरीके के वादे, उन्होंने महिलाओं को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा दिए, 40% के करीब उन्होंने महिलाओं को टिकट दिए हैं। तो कांग्रेस
जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में उतरी थी, लग रहा था कि कांग्रेस पिछले के मुकाबले अच्छा रिजल्ट देगी, तो हमें नहीं लगता है कि 2017 के मुकाबले 22 में अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। कांग्रेस जैसी थी उसी स्तर पर इस बार भी दिखाई दे रही है फैज़ान। और रही बात AIMIM की, हाँ, मैं उसी पार्टी पर आने वाला था, बात करते हैं उस पार्टी की जो सबकी नज़रों में है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। आप उनको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरह से बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और जिस तरह से उन पर हमला हुआ उससे चर्चा में रहे हैं, उन्होंने फिर 16 कैंडिडेट हिंदू उतारे। ये बड़ी बात है कि जबकि उनकी पार्टी के आगे मुस्लिमीन लगा हुआ और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, उन्होंने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं उतारा है। लेकिन वहीं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी के आगे मुस्लिमीन लगाते हैं, उन्होंने 16 उम्मीदवार जो हैं वो हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें पंडित भी हैं, दलित भी हैं और भी अलग अलग टाइप के अलग अलग जाति से हिंदू ताल्लुक रखते हैं। यही बात। तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा? क्या ये फ़ायदा पहुंचाएंगी? ये 16 सीटें हिंदू सीटें फ़ायदा पहुंचाएंगी AIMIM को? और आपको क्या लगता है कि 100 सीटों में से कितनी सीटों पर बाजी मार सकती है AIMIM? देखिए, ये हिंदू कैंडिडेट को उतारने से ही पता चलता है, ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि AIMIM मुस्लिमवादी पार्टी है, मुस्लिमों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जो सभाएं की हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी आए। उत्तर प्रदेश में आने के बाद बैक टू बैक उन्होंने सभाएं की हैं, तो उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सभाएं की हैं, चाहे वो संभल हो, संभल से शुरुआत की तो उन्होंने संभल, और पूर्वांचल में भी उन्होंने काफ़ी सभाएं की हैं। रही आपकी हिंदू कैंडिडेट की बात, तो हिंदू कैंडिडेट जो 20-20 और 30-30 साल समाजवादी पार्टी को देने के बाद वो MIM में आए हैं। पंडित मनमोहन गामा जो समाजवादी पार्टी के अच्छे नेताओं में कहे जाते थे, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी कह सकते हैं कि समाजवादी को देने के बाद जब उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं का ही पतन कर रही है, उन्हें टिकट नहीं दे रही है, तो उन्होंने दामन किया अखिलेश यादव को। पंडित मनमोहन गामा एक ऐसे शख्स हैं जो करीब 22 साल समाजवादी पार्टी को देने के बाद उन्होंने AIMIM का रुख किया है। मेरी उनसे बातचीत हुई थी, इंटरव्यू लेने गए थे हम उनका, तो उनका साफ कहना था कि मुझे समाजवादी पार्टी में इतनी इज्जत 22 साल में नहीं मिली जितनी 22 दिन में मुझे AIMIM में आने के बाद मिल गई। साहिबाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर बिहारी और मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, तो साहिबाबाद एक ऐसी सीट होगी जहां अगर बिहारी और मुस्लिम एक साथ अगर MIM को वोट देते हैं तो साहिबाबाद से पंडित मनमोहन सिंह गामा विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो हिंदू कैंडिडेट को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है, चाहे उसमें विनोद जाटव हो हस्तिनापुर से, विकास श्रीवास्तव हो रामनगर से, भीम सिंह बाल्यान बुढ़ाना से, ललिता कुमारी नगीना से हैं, बबलू सिंह गोल्डी फिरोजाबाद से हैं, सुनील कुमार कन्नौज से, रविशंकर जायसवाल भदोही, प्रीति मिश्रा सिकोहाबाद, सीताराम सरोज इलाहाबाद, करमवीर आज़ाद आजमगढ़, इस तरीके से आकाश जैतपुर बाराबंकी और हरीश मिश्रा वाराणसी बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर है। तो इस तरीके से जितने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं, तो ये उस चीज़ का जवाब है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो लोग कहते हैं कि मुस्लिमवादी पार्टी है, तो इस चीज़ का सीधा तमाचा उनके मुंह पर है। असदुद्दीन ओवैसी 2022 में क्या कुछ कमाल करने वाले हैं, इस पर आते हैं। फैज़ान, जिस तरीके से 2017 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी 38 सीटों पर करीब उत्तर प्रदेश में, तो करीब ज़्यादातर सीटों पर जमानत जब्त रही थी। सिर्फ 1 से 2 सीटें ऐसी थीं, संभल और कांट विधानसभा एक ऐसी सीट थी जहां जमानत जब्त होने से असदुद्दीन ओवैसी बचा पाए थे। लेकिन उसके मुकाबले 2022 में असदुद्दीन ओवैसी को खुशखबरी मिल सकती है। हम ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का 2022 में खाता खुल सकता है। तो उसमें जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, हम कह सकते हैं कि वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। उसमें एक मुबारकपुर सीट जो कि आजमगढ़ से है, वो जीत में कह सकते हैं कि वो जीत में है, क्योंकि गुड्डू जमाली साहब जो हैं तो वो BSP के विधायक रह चुके हैं 2 बार लगातार, और उसके बाद उन्होंने AIMIM का रुख किया है। तो इसके कहीं ना कहीं उनकी जनता में अच्छी छवि है, वो जनता के लिए काम भी करते हैं, तो वो AIMIM से जीत सकते हैं। रही देवबंद की बात, तो देवबंद से मौलाना मदनी साहब के परिवार को टिकट दिया गया है, उमैद मदनी साहब को, तो कहीं ना कहीं वो भी फाइट में है। इसी तरीके से तीसरी सीट हो गई बनारस वाले मिश्रा जी की, तो वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैंपेनिंग की है, काफ़ी सारी सभाएं की हैं। इसके अलावा एक सीट और है जो संभल विधानसभा, संभल की उसमें लगती है असमौली विधानसभा सीट। तो असमौली में भी पहली मरतबा असमौली से चुनाव लड़ रहे हैं शकील साहब पहली बार,
पिछली बार नहीं लड़े थे। लेकिन असमोली सीटें जो हैं असमोली सीट जितनी मजबूत थी, असमोली सीट में घूमा हूँ, काफी मजबूत सीट थी एमआईएम की, लेकिन कैंडिडेट जो है उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाए। कैंडिडेट थोड़े डाउन रहे, थोड़े कॉन्फिडेंस कम दिखा उनमें, और मतलब जिस तरह से एक कैंडिडेट को चीज़ें करनी चाहिए उस तरह से वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता एमआईएम की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुतवज्जो थी, एमआईएम को देखना चाहती थी, लेकिन कैंडिडेट की कमियां मैं मानता हूँ, आप भी मानते इस चीज़ को मानते होंगे कि असमोली विधानसभा सीट पर कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा कमियां रही हैं। अगर असमोली हारते हैं तो उसमें कैंडिडेट का बहुत बड़ा हाथ होगा हराने में। एक चीज़ मैं और इसमें शामिल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने असमौली विधानसभा को ऑब्जर्व किया, जनता से बात की, तो वहीं पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत देखने को मिली। पिंकी यादव जो वहाँ से विधायक है, तो एंटी इनकम्बेंसी के अगर अगेंस्ट वोट जाता है, लोग खिलाफ दिखते हैं पिंकी यादव से, तो जनता उसके बदले में किसे वोट देती है? एआईएमआईएम को देती है, समाजवादी के बदले बसपा को वोट देती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। अगर क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन पढ़ रहे थे तो मैं उधर ही साइड था, तो लोगों का रुझान था कि फाइट समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही घंटे रह गए हैं, पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और किस किस पार्टी से कौन कौन विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा। फैजान, इसके अलावा क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो ये मीडिया वॉइस ऑफ द पब्लिक व्यू का आकलन था। इसके हिसाब से जो है सरकार जो बन रही है वो गठबंधन की बनेगी, ना कि पूर्ण बहुमत से, चाहे वो किसी की भी बने। अगर मायावती 50 सीटों से ज़्यादा ऊपर लाती हैं तो ज़रूर मायावती का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर होगा कोई ना कोई सरकार बनाने में। कोलैबोरेशन से सरकार बनेगी, ना कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 2017 के मुकाबले वैसे इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ये मीडिया वॉइस का पूरा और द पब्लिक व्यू का जो सर्वे है उसके हिसाब से कुछ सीटें आने वाली हैं, जो खास सीटें बताई हैं वो एआईएम से आ सकती हैं। जहां कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस का पतन लगातार अब भी जारी है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, वो पूरा चुनाव जो हुआ था मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे हुआ था। कुछ वजूहात ऐसी हुई जिसकी वजह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। चुनाव आता है 2017 का, जिसमें समाजवादी पार्टी बुरा हारना जिसको कहते हैं, बुरा हारती है। चुनाव आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें भी समाजवादी पार्टी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा और खराब हार सामने लगी। अगर मान लें, अगर एग्जिट पोल की बात मान लें, यही होता है, समाजवादी पार्टी इस बार आती है, तो क्या आप इसको अखिलेश यादव के करियर का आखिरी समझेंगे? देखिए, आखिरी और शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं। रही बात विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, तो फैज़ान कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव थोड़ा डिफरेंस तरीके से होता है, अलग उसे कह सकते हैं। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि अखिलेश यादव का ये आखिरी या उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2012 का चुनाव था वो मुलायम सिंह के चेहरे पर था, और उसके बाद में मुलायम सिंह ने परिवारवाद, जिस तरीके से खबरें आती हैं, लोगों का कहना है कि परिवारवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो उसकी कहीं ना कहीं खामियां 2017 में भी देखने को मिली थी। चाहे वो शिवपाल यादव का नाराज़ होना हो, आज़म खान ने जिस तरीके से एक तरीके से कहा था, और अब 2022 में मुस्लिम जो लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि आज़म खान को रिहा करने के लिए अखिलेश यादव को जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। लेकिन उसका जवाब उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने कह दिया कि एक होती है भारी मदद, एक होती है दिखावे वाली मदद। तो अखिलेश यादव ने आज़म खान के लिए मदद तो की है, लेकिन दिखावे वाली मदद नहीं की है। लेकिन 2022 का चुनाव एग्जिट पोल कुछ घंटे रह गए, पता चल जाएगा कि आज़म खान के लिए अखिलेश यादव ने क्या काम किया है, और मुस्लिम समाज के लिए जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान के लिए अखिलेश यादव या बीएसपी ने किसी ने कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है, मुस्लिम समाज के लिए कौन कितना करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आने वाले वक्त में कुछ ही घंटों में, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है, कौन काबिज हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और कौन बना है अपनी अपनी विधानसभाओं से विधायक। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल का माहौल काफ़ी टेंशन भरा रहने वाला है। अपने टीवी के आगे लोग बैठे रहेंगे। अब प्लीज़ हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है जो दोनों चैनल्स की, कि आप बिल्कुल भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, मनमुटाव ना करें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। हमें अपने ताल्लुकात, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त वही रखने हैं। सरकारें बदलती रही हैं, हमारे पड़ोसी बदलेंगे ना, हमारे ताल्लुकात बदलेंगे ना, हमारे यार दोस्त बदलेंगे ना, हमारे रिश्तेदार बदलेंगे। अपना ख्याल रखें, कल जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि राहत इंदौरी साहब कह गए हैं कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो ये जंग हो भरपूर होना चाहिए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। धन्यवाद।